हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 5 आसपास का 13वां पाठ पढ़ेंगे। बसेरा ऊंचाई पर। कहानी यात्रा एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनार, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही बॉम्बे की भीड़-भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज ही तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी। दुनिया के सबसे ऊंचे रास्ते पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे छोटे शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था, एक ही तरह के शहर देखते देखते। वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेगा लकड़ी के घर, दलवा छत वाले और बर्फ़ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवाकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों पर ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। पता करो, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। गौरव जानी, मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में किन राज्यों से गुजरे और उनकी राजधानियों के नाम भी पता करो। क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वह शहर कौन से राज्य में है? अब मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनार आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़िया के चहक से ही रोज़ आँख खुलती। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? अगर रहे हो तो कहाँ और आपका कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उसके बारे में बताओ और चित्र भी बनाओ। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनार ले पहुंच ही गए। अजब अनूठा था ये इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ़ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे
झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनार को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर पर ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुट्टी की गई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहले मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिलों में कई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर ताशी मुझे घर के छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उसके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में भी बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंड दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों होता है ऐसा। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया है, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। लिखो, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों में इस्तेमाल होती है? दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सड़कें पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनार का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना ही कोई मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातों और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। पता करो तुम जिस इलाके में रहते हो वहाँ वह कितनी ऊंचाई पर है। दूसरा, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तीसरा, तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? अगर गए हो तो कहाँ गए हो? चौथा, वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? पाँचवा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट कर बताएं।
चांगपा। वहाँ मैं मिला नाग्याल से। उन्हीं ने मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घुमतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन इत्यादि। भेड़ बकरियों ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रोप कहते हैं। याक के बालों से बुनी कई चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंचाई ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में तो ऐसा नहीं कर पाता। रोबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी! सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चले जाता है और हवा भी बहुत ठंडी चलती है। धन्यवाद।